हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी 2021 एडिशन को कंप्लीट किया जा रहा है चैप्टर वाइज सीरीज में। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को कवर किया जाएगा। अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर्स को कवर नहीं किए हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के कवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में टॉपिक है चैप्टर 4 का, वो है संज्ञा। जैसा कि जानते हैं यूपी जो लेखपाल का सिलेबस है उसमें भी आपको संज्ञा पढ़ना है, आपकी सिलेबस में दिया हुआ है। तो यूपी लेखपाल से जो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो यहाँ से अपना संज्ञा से संबंधित प्रश्नोत्तर सहित जो है व्याख्या सहित यहाँ से कवर कर सकेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है। यहाँ पर संज्ञा जो शब्द है वो है आकाश, ऑप्शन सी। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि राम, आम, मिठास, हाथी आदि। नेक्स्ट है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु या किसी भाव का बोध हो संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि अंकित, हिमालय, गंगा, प्रयाग आदि। जातिवाचक संज्ञा दूसरा है, तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि मानव जाति है ना, पर्वत, नदी है ना, गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब क्या है, नदी की जातिवाचक हैं, जबकि गाय आदि। समूहवाचक में देखेंगे तो सभा हो गया, भीड़ हो गया, ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। द्रव्यवाचक में कोयला है, दूध है, पानी, सोना आदि। भाववाचक में जैसे कि भाव प्रकट होगा, सच्चाई है, क्रोध है, दया है, धर्म आदि। तो आपने देखा संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3 भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो आपने देखा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, निजवाचक, व्यक्तिवाचक है ना, तो ये निजवाचक नहीं होगा, भाववाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब है। संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण का एक मत जो है नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा के भेदों में निजवाचक संज्ञा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। बोला जा रहा है कि मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है आपको। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहन। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। वाक्य में मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ज्ञातव्य हो कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से वस्तुतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, जैसे कि राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी डोंगर। डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। छोटे पहाड़ को
छत्तीसगढ़ी बोली में डोंगर कहा जाता है। अतः यह जातिवाचक संज्ञा है, न कि व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ये पहाड़ जाति का एक है, तो आप क्या कहोगे इसको? जातिवाचक संज्ञा, न कि व्यक्तिवाचक। शेष जो सभी दे रखे हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम अपने आप में व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस हो गया। गंगा, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो मिठास आप एक यहाँ देखो तो गुणवाचक संज्ञा में आ जाएगा, है ना, सॉरी माफ़ कीजिए, मतलब ये हो जाएगा भाववाचक में। ठीक है, बुढ़ापा भी देखोगे ये भी भाववाचक में आ जाएगा। ममता है ये भी यहाँ देखोगे तो ये भी भाववाचक में है ना। तो बाकी वकील दे रखे ये सब आप देखोगे, लखनऊ आम, है ना, तो ये सभी आपके क्या हैं? ये तो व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन यहाँ पर अब केवल और केवल आपको व्यक्तिवाचक जो सभी में है वो है आपका ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस और गंगा। राम, रामचरितमानस तथा गंगा शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सूर्य, हिमालय, मई, होली आदि। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा, ऑप्शन ए। गंगा संज्ञा शब्द है जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये जो नदी दे रखा है, नदी में बाढ़ की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो नदी है किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो जैसे कि नदियाँ क्या है? नदियों के प्रकार है, नदी की जाति है, जैसे गंगा, यमुना। अब गंगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगी, यमुना नदी व्यक्तिवाचक है, सरस्वती, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। लेकिन नदी क्या है कि जाति है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, जातिवाचक संज्ञा। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो मिठास अगर आप देखोगे तो भाववाचक में चला जाएगा। गंगा एक पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। पर्वत देखोगे तो ये जातिवाचक संज्ञा है आपका। कर्मचारी भी एक जातियों की ही संख्या है ना, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर डिस्प्यूट है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी और डी दोनों सही जवाब होंगे। कर्मचारी एवं पर्वत दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। किसके? संबंधी हो गए, व्यवसाय हो गए, पद हो गए, तो इन सभी क्या है? सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं। वहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, ठग, कर्मचारी आदि जातिवाचक संज्ञा की उदाहरण हैं। पशु चर रहे हैं, तो ये जो रेखांकित शब्द है पशु, यहाँ पर आपको बताना है यह कौन सी संज्ञा है। तो यह जातिवाचक संज्ञा है, पशुओं की जाति है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? यहाँ पर जैसे कि सेना दे रखा है, सेना में क्या आप जान जाओगे समूहवाचक है, ठीक है। जबकि जो मजदूर है तो मजदूर की एक जाति यानी, है ना, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, आपको बताना है। सैसो देखोगे तो सैसो जो है आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जबकि लोहा है, लकड़ी है, ये दोनों आपके हो जाएंगे द्रव्यवाचक, है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जबकि पुस्तक देखोगे तो पुस्तक की जाति हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा है ये। यहाँ पर पूछा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें सभी के सभी नहीं है जातिवाचक, है ना, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक तो सैसो है, लोहा है और लकड़ी है। तो यह प्रश्न आपका रहा डिस्प्यूटेड दोस्तों।
सरसों भाववाचक संज्ञा है, लोहा द्रव्यवाचक है, लकड़ी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है तथा पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अतः पुस्तक को छोड़कर अन्य विकल्प जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर जो जयचंद दे रखा है, ये जयचंद जो है ये किस प्रकार की संज्ञा का भेद है आपको बताना है। तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद मतलब जयचंदों की कमी, एक समूहवाचक को प्रकट करेगा या जातिवाचक को। अब जयचंद का मतलब समझो कि जो एक तरह से जो विश्वास थोड़ा घाती होते हैं, ठीक है ना। तो विश्वासघाती अगर हैं तो एक विशेष प्रकार के हो जाते हैं, आप कह सकते हैं एक जाति होगी उनकी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। उपयुक्त वाक्य में जयचंदों किसी विशेष व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों का बोधक है। वस्तुतः कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं या वह दुर्लभ गुणों के कारण वर्ग विशेष के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग में के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। तो यह एक प्रकार का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवियों की भी एक जाति है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। कवि जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी पढ़ के आ रहे हो, उन्हें आप जातिवाचक संज्ञा कहोगे। जैसे कि लड़का, नदी, पहाड़ आदि। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा शब्द वकील, ऑप्शन डी। गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय की भी एक जाति है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। तो यहाँ पर जो गांधी है ना, गांधी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब ये एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, महात्मा गांधी जी के लिए प्रयुक्त हो रही है। तो जब वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है तब वह जातिवाचक होते हुए भी क्या है, व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने पर यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जा रही है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल की भी क्या है कि जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि घर, पर्वत, मनुष्य, नदी, मोर, सभा आदि। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। लहर जातिवाचक संज्ञा है। प्राकृतिक तत्वों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले इसका उत्तर सी अर्थात भाववाचक संज्ञा माना, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में अपना इसका उत्तर जो है वो जातिवाचक संज्ञा को मान लिया। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन बी जातिवाचक। वस्तुतः ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो अपने विशिष्ट गुण के कारण पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं
तो वे जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे कि भीष्म पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास इत्यादि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु अपनी विशिष्टता के कारण जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए भाववाचक। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा है। अन्य भाववाचक संज्ञाएं जैसे कि वीरता, गुरुत्व, मौन इत्यादि हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन सी। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? संबंधवाचक। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, बाप से हो जाएगा बपौती। ऑप्शन डी। उचित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित। ऑप्शन बी औचित्य। निजत्व संज्ञा शब्द कौन सा है? निजत्व। ऑप्शन बी भाववाचक। निज सर्वनाम से निजत्व भाववाचक संज्ञा बनती है। अगला है बुढ़ापा। एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए, यानी जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुढ़ापा एक भाव प्रकट कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि। भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता है, प्रायः जनरली। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? किस प्रकार की संज्ञा का भेद है ये? मनुष्यता। तो मनुष्य से बना है मनुष्यता, तो मनुष्य अपने आप में क्या है कि जातिवाचक है। मनुष्यता क्या हो जाएगा? एक भाव प्रकट करेगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता शब्द भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द मनुष्य में ता प्रत्यय लगाकर मनुष्यता भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया गया है। अगला है पशुता शब्द उदाहरण है। तो पशु क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है और पशुता एक भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही एक भाववाचक संज्ञा है। विद्युता भी एक भाववाचक है। खुशी भी एक भाववाचक है, जबकि सोना एक द्रव्यवाचक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। मनाही, विद्युता, खुशी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ऑप्शन सी 5 प्रकार की। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। ये है जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो दिल्ली एक शहर है। शहर तो आपका जातिवाचक आ जाएगा, लेकिन दिल्ली है, शहर के अंदर है, शहर का नाम है एक, है ना। तो ये दिल्ली आपका हो जाएगा पर्सनल, यानी व्यक्तिवाचक है। लड़का, लड़का क्या है? लड़का की जाति है, तो यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा है ये। बीमारी,
तो बीमारी क्या है आपकी, क्या है, भाववाचक संज्ञा है ये, है ना। जबकि मोहन देखोगे तो मोहन एक यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो पूछा है भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन डी चिंता। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन इत्यादि। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन सी है? क्रिया से, तो क्रिया आप जानते हैं जैसे कि आना, जाना, कूदना, दौड़ना, सब क्या है, क्रिया है। तो थकना भी एक क्या है, क्रिया है। थकना से बना है थकावट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा थकावट है। इसकी अतिरिक्त घबराहट, चढ़ाई, सजावट, बहाव तथा दौड़ क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। घबराना से घबराहट बना है ना, चढ़ना से चढ़ाई है, सजाना से सजावट है, बहाव से भावना। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्र से होगा क्या आपका, राष्ट्रीयता। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अव्यय से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है। इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण राष्ट्रीयता है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। मानव से क्या हो जाएगा, मानवता। ऑप्शन बी। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा मानवता है। शब्द दे रखे हैं, उनके मूल शब्द हैं, कोटि है और प्रत्यय लगाया गया है। क्या आप देख सकते हैं, मनस्वी शब्द दे रखा है तो मूल शब्द है मनस। मनस से बना है मनस्वी और यह एक मनस विशेषण है और इस मनस में अब वी प्रत्यय लगाया गया है जिससे कि मनस्वी बना है। इसी तरह मानवता है, मानव से मानवता बना है और मानव एक जातिवाचक संज्ञा जिससे कि मानवता आपने भाववाचक संज्ञा बना, इसमें ता प्रत्यय आपने लगा दिया। इसी तरह मनुष्य का मनुष्यता है, आदमी का आदमीयत है, ईयत प्रत्यय लगाकर। अगला प्रश्न है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो सुंदर की सुंदरता भी है और सौंदर्य भी है। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब डी होगा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। जागृत से बना है जागरण। जागृत एक क्या है, विशेषण शब्द है और इसी से बनाया गया है। इसमें क्या लगा करके, यानी कि इसको भाववाचक में परिवर्तित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आपको यहाँ पर बताना है कि जो रेखांकित शब्द है इस संज्ञा का भेद कौन सा। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्र से बना हुआ है स्वतंत्रता। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। अब स्वतंत्र एक विशेषण शब्द है, इसमें आपता प्रत्यय लगा दिया गया है तब यह बन गया है स्वतंत्रता। हरियाली शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो हरियाली भी एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी। हरियाली भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति और दशा आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नांकित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा वाले शब्द का समूह है? तो भाववाचक संज्ञा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 43। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। तो यहाँ पर जो भाव प्रकट हो रहा आपका वो है मित्रता शब्द।
ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इस वाक्य में मित्रता भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें सभा भी समूह है, कक्षा भी हो जाएगा, भीड़ भी अपने आप में एक समूह। यहाँ पर जो दौड़ दे रखा या नहीं होगा ऑप्शन डी, क्योंकि दौड़ अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? हरा, पतला, गहरा, सभा। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन है आपका सी सही जवाब है, सभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा द्रव्यवाचक संज्ञा दूध, ऑप्शन सी। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि दूध, पानी, लोहा, सोना, चांदी, तेल आदि। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो सुंदरी भी एक संज्ञा है, मानव है, पटना है ना। तो यहाँ पर जो दे रखा आपका वह, यह अपने आप में यूज होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम संज्ञा की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर वह जो है एक सर्वनाम हो गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है बी सही जवाब है। प्रश्नगत विकल्पों में से वह सर्वनाम है ना कि संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, यह, वह, हम, तुम इत्यादि। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है, यानी लंका का राजा रावण, इसमें क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, संज्ञा पदबंध। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके है मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? ऑप्शन बी, संज्ञा। रहीम द्वारा लिखित उपयुक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने के कारण यह जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहती है। उपयुक्त पंक्ति में बड़ाई बड़े शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण है और बड़े शब्द संज्ञा है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरूक्ति द्वार द्वार क्या है? आपका सही जवाब होगा समग्रता प्रकट करने की अर्थ में, ऑप्शन डी। तो भटक रहे हैं तो कहाँ भटक रहे हैं? द्वार द्वार। तो एक तरह क्या है? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरूक्ति है। द्विरूक्ति का अर्थ है दोहराना, एक उक्ति को दो बार उच्चारित करना। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्विरूक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, विश्लिष्ट। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं, जैसे राम ने। सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती हैं, जैसे कि उसका, तुमको आदि। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या हो सकती है? अचूक चोट, अचूक नेत्र, अचूक निशाना, अचूक जवाब। आपका सही जवाब क्या होगा? अचूक निशाना। निशाना जो है ये उपयुक्त संज्ञा है अचूक विशेषण के साथ। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से जो रेखांकित शब्द यानी अपशब्द है वह क्या है? अपशब्द। तो अपशब्द क्या है? एक संज्ञा है, ऑप्शन बी। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण के लिए
यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भय से भयानक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। भय संज्ञा है और इससे बना विशेषण क्या है? भयानक। तो दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।